हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करते हुए किसी कण में उत्पन्न अभिकेंद्र त्वरण को व्युत्पत्त करेंगे। माना स्मॉल आर त्रिज्या का कोई वृत्तीय पथ है जिस पर कण एक समान चाल से गति कर रहा है, अर्थात इसके वेग का परिमाण नियत है, किंतु देख रहे हैं प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा निरंतर बदल रही है। ये देखिए, यहाँ पर वेग की दिशा इधर हो गई, यहाँ पर वेग की दिशा ये हो गई, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर इसके वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश है। मान लीजिए कण अपनी प्रारंभिक स्थिति ए वी से चलना प्रारंभ करता है और t1 समय के पश्चात वो इस बिंदु पर पहुंच जा रहा है। मान लीजिए इसका वेग v1 है यहाँ पर, और t2 समय के पश्चात मान लीजिए यहाँ पर पहुंच जा रहा है, यहाँ पर इसका वेग मान लीजिए v2 है। मान लीजिए ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, और मान लीजिए t3 समय पर यहाँ पर पहुँच जा रहा है, अर्थात ये पॉइंट पर। तो देख रहे हैं प्रत्येक बिंदुओं पर वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश है। देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश यहाँ पर हो गया। इस बिंदु पर देखिए वेग की दिशा खींची गई स्पर्श रेखा का अनुदिश हो गया, लेकिन एक ये भी एरो दिख रहा है, एक वेक्टर ये दिख रहा है, ये इसको बता रहा है कि इसके त्वरण की दिशा, यानी इस कण में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा उसकी दिशा को दर्शा रहा है। ये सदैव देख रहे हैं केंद्र की ओर दिष्ट है, किंतु इसकी दिशा बदल रही है, यानी अभिकेंद्र त्वरण की दिशा या जो इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष अलग अलग है, किंतु वह सदैव केंद्र की ओर ही दिष्ट है, यानी इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब अभिकेंद्र त्वरण को व्युत्पत्त करने के लिए नेक्स्ट फिगर पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मान लीजिए स्मॉल आर त्रिज्या का पथ है। इस स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर मान लीजिए कोई कण बिंदु M से गति करना प्रारंभ करता है, अर्थात उसकी प्रारंभिक स्थिति AM के द्वारा दर्शाया जा रहा है, और t1 समय पर वो बिंदु B पर पहुंच जाता है। बिंदु B पर वेग की दिशा खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। मान लीजिए इसका वेग यहाँ पर v1 है और केंद्र पर ये कोण अंतरित कर रहा है θ1। माना t2 समय पर एक कण बिंदु C पर पहुंच जा रहा है और इसके वेग की दिशा बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश है और इसका वेग v2 है। तो माना t1 समय पश्चात कण अपनी प्रारंभिक स्थिति से बिंदु B पर पहुंच जाता है तथा केंद्र पर कोण θ1 को अंतरित करता है, एवं t2 सेकंड पर कण बिंदु C पर पहुंच जाता है तथा केंद्र पर कोण θ2 को
अंतरित करता है। अतः बिंदु बी और सी के सापेक्ष केंद्र पर अंतरित कोण डेल्टा थीटा इक्वल्स थीटा 2 माइनस थीटा 1 के बराबर इक्वेशन 1 मान लिया जाए, तथा वी और सी के मध्य जो लगा हुआ समय है अर्थात समय अंतराल हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल्स T2 माइनस T1, इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग वेग के परिवर्तन को ज्ञात करें। वेग के परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए वेक्टर v1 के अनुदिश यहाँ पर देखिए वेक्टर v1 को खींचा जा रहा है और वेक्टर v2 को इस प्रकार से यहाँ पर इसको स्थानांतरित कर रहे हैं कि वेक्टर v2 का पुच्छ वेक्टर v1 के पुच्छ पर समानुपाती हो जाए और वेक्टर v2 को हमने स्थानांतरित किया और वेक्टर v1 के पुच्छ और वेक्टर v2 के पुच्छ को समानुपाती कर दिया। चूंकि किसी भी वृत्त के परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखाएं अपने मध्य ठीक उतना ही कोण अंतरित करती हैं जितना उनकी स्थितियों के सापेक्ष केंद्र पर कोण अंतरित होता है। इसलिए वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के मध्य बना हुआ जो कोण होगा यानी अंतरित कोण भी डेल्टा थीटा अर्थात इस केंद्र पर बिंदुओं b और c के सापेक्ष अंतरित कोण डेल्टा थीटा के बराबर है। अब देख रहे हैं यदि हम त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज OPQ को ध्यान से देखें तो देख रहे हैं OP और OQ के मध्य अंतरित कोण डेल्टा थीटा है। AB और AC भुजाओं के मध्य अंतरित कोण डेल्टा थीटा है। यदि इस त्रिभुज OPQ को त्रिभुज ABC पर रखा जाए तो बिंदु O बिंदु A के सापेक्ष प्राप्त होगा और OP AB के संगत प्राप्त होगा, OQ AC के संगत प्राप्त होगा और डेल्टा BC भुजा के संगत प्राप्त होगी। अर्थात त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज OPC एक्चुअली ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर लिख दें समरूप त्रिभुजों त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज OPQ में भुजा AB की संगत भुजा है OP और भुजा AC के संगत भुजा है OQ और भुजा BC की संगत भुजा है PQ। चूंकि दोनों समरूप त्रिभुज हैं इसलिए किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC की दो संगत भुजाओं को ले लिया जाए, AB को ले लिया जाए और इसके संगत भुजा है OP, तो भुजा AB की संगत भुजा है OP, भुजा BC को ले ली जाए त्रिभुज ABC के, तो ये हो जाएगा BC और BC की संगत भुजा है PQ अपान PQ। अर्थात त्रिभुज ABC की भुजा AB एवं भुजा BC का अनुपात बराबर होगा त्रिभुज OPQ के भुजा OP एवं भुजा PQ के अनुपात के बराबर। AB यहाँ से लेकर यहाँ तक
स्मॉल r के बराबर है। BC मान लीजिए चाप है, इस चाप को डेल्टा S मान लिया गया है, तो मान लीजिए चाप है डेल्टा S इक्वल्स OP यहाँ से लेकर यहाँ तक वेक्टर V1 का परिमाण लिख लिया जाए। PQ है डेल्टा V का परिमाण अर्थात वेक्टर डेल्टा V, और इसको थोड़ा सा स्पेस बनाया जाए तो ये मिलेगा भुजा AB की संगत भुजा है OP और भुजा VC की संगत भुजा है PQ। AB भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका मान है स्मॉल r। VC ये लगभग इस चाप के बराबर है, डेल्टा S चाप है, डेल्टा S इक्वल्स OP वेक्टर V1 का परिमाण अपान PQ वेक्टर में वेक्टर V1 और वेक्टर V2 का परिवर्तन अर्थात डेल्टा V का परिमाण implies that R upon delta S equals वेक्टर V1 और वेक्टर V2 दोनों का परिमाण बराबर है। मान लीजिए परिमाण B है, लेट माना B1 और B2 का परिमाण B के बराबर है, तो ये हो जाएगा स्मॉल v अपॉन डेल्टा V और डेल्टा V इक्वल्स V डेल्टा S अपॉन R। डेल्टा V को हमने बाईं तरफ ले आया, डेल्टा S और R को दाईं तरफ ले गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा V इक्वल्स B अपॉन R डेल्टा S। इक्वेशन 3 मान लिया जाए। इक्वेशन 3 के दोनों पक्षों को डेल्टा T से भाग देने पर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इक्वल्स V अपॉन R डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। यदि डेल्टा T समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म है अर्थात डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो डेल्टा T टेंड्स टू 0 टेक लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इक्वल्स V अपॉन R लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये हो जाएगा d dt ऑफ B, dV ओवर dt हो जाएगा, और V अपॉन R ये हो जाएगा ds अपॉन dt, और dV अपॉन dt यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी समय के सापेक्ष वेग के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये वेक्टर डिफरेंशिएशन है जो परिवर्तन की दर को दर्शाता है, तो d dt ऑफ v इक्वल्स एक्सीलरेशन और d dt ऑफ v इक्वल्स v अपॉन r d dt ऑफ s। सिंस
d dt of v acceleration a and d dt of s equals velocity v, or it becomes acceleration a equals v upon r into v, और a equals v स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर डेल्टा v यानी वेग के परिवर्तन की दिशा जो प्राप्त हो रही वो केंद्र की ओर दिष्ट है, अर्थात टुवर्ड्स सेंटर इट इज डायरेक्टेड। तो ये केंद्र की ओर दिष्ट है, इसलिए इसको कहते हैं एक ऐसा त्वरण जो केंद्र की ओर दिष्ट रहता है। चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये वेग है, वेग जो स्पर्श रेखा के अनुदिश है और ये त्रिज्या है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात अभिलंबित होती हैं। इसलिए ये प्रत्येक बिंदुओं पर यानी खींची गई स्पर्श रेखा के सापेक्ष अभिलंबित है, इसलिए AC को अभिलंब त्वरण भी कहते हैं। और साथ साथ देख रहे हैं ये हमेशा त्रिज्या के अनुदिश है, इसलिए इसको त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं, यानी रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं अभिकेंद्र त्वरण अथवा अभिलंब त्वरण अथवा त्रिज्य त्वरण यानी सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन, इसकी वैल्यू आ रही है AC इक्वल्स v स्क्वायर अपॉन r। इसकी दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती है क्योंकि वेग के परिवर्तन की दर भी निरंतर बदल रही है, किंतु ये सदैव त्रिज्या के अनुदिश होगा, सदैव ये केंद्र की ओर दिष्ट होगा, इसीलिए इसको अभिकेंद्र त्वरण अथवा त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। प्रत्येक स्थितियों में अभिकेंद्र त्वरण सदैव केंद्र की ओर दिष्ट होता है, इसलिए इसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इसकी वैल्यू होगी AC इक्वल्स v स्क्वायर अपॉन r। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।